तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया अपडेट और एक नई लेटेस्ट वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन का दौरा भारत के लिए केवल एक साधारण विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, आर्थिक मजबूती और रणनीतिक संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दौरे से 2 हिस्सों में बटा है। पहले चरण में मोदी जी जापान जाएंगे, जहां वे 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, और दूसरे चरण में वो चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होने वाली संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जापान और चीन दोनों ही एशिया की बड़ी ताकतें हैं, और इनके साथ संतुलित रिश्ते रखना भारत की विदेश नीति का सबसे अहम हिस्सा है। इस यात्रा को लेकर सबसे बड़ा फायदा भारत को जापान से मिलने वाली तकनीकी सहयोग और निवेश से हो सकता है, क्योंकि जापान लंबे समय से भारत के विकास प्रोजेक्ट्स में भागीदारी रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट और कई स्मार्ट सिटी मिशन जैसे क्षेत्रों में जापानी निवेश पहले से मौजूद है। इस दौरे में सेमीकंडक्टर निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और 6G तकनीकी, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी और साइबर सुरक्षा पर समझौते होने की उम्मीदें हैं। इससे भारत को मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया मिशन में बड़ी ताकत मिलेगी। जापान क्वाड समूह का भी हिस्सा है, जिसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और यह समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियों को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में मोदी जी की जापान यात्रा भारत की सुरक्षा, समुद्री रणनीति और हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन के लिहाज से भी अहम है। अगर हम चीन की यात्रा की बात करें तो यह और भी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि चीन और भारत के बीच रिश्ते पिछले कुछ सालों में तनावपूर्ण रहे हैं, खासतौर पर सीमा विवाद और गलवान घाटी की घटनाओं के बाद। फिर भी दोनों देशों के बीच व्यापार का स्तर बहुत ऊंचा है। वर्तमान में भारत चीन व्यापार लगभग 115 अरब डॉलर का है, लेकिन इसमें भारत का घाटा 75 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। मोदी जी इस यात्रा में यह प्रयास हो सकता है कि चीन को व्यापार असंतुलन कम करने पर राजी किया जाए और भारतीय उत्पादों के लिए चीनी बाजार खोला जाए। इसके साथ ही मोदी जी तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां रूस, चीन, पाकिस्तान और मध्य एशिया के राष्ट्र शामिल हैं। यह मंच भारत के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एससीओ ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक साझेदारी पर काम करता है। भारत को यहां से मध्य एशिया देशों तक पहुंचने का अवसर मिलता है और रूस चीन के बीच संतुलन बनाए रखने का मौका भी मिलता है। रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन टकराव के बीच भारत का एससीओ में सक्रिय होना भारत की विदेश नीति को मजबूत करता है। भारत को इस यात्रा से मिलने वाले संभावित फायदे कई स्तरों पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, पहला फायदा आर्थिक है। जापान से हाई टेक्नोलॉजी और बड़े निवेश का प्रवाह और चीन से व्यापार असंतुलन कम करने की संभावना। दूसरा फायदा रणनीतिक है। जापान के साथ सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग और चीन के साथ संवाद के जरिए सीमाई तनाव कम करने की कोशिश। दोस्तों, तीसरा फायदा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन है, क्योंकि एक और मोदी जी क्वाड के अहम सदस्य जापान के साथ साझेदारी को मजबूत करेंगे, तो दूसरी ओर एससीओ के मंच पर चीन और रूस जैसे देशों से भी भारत का संतुलित रिश्ता दिखेगा। इससे यह संदेश जाएगा कि भारत ना तो किसी एक ध्रुव का हिस्सा है और ना ही किसी दबाव में है, बल्कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। इसके अलावा मोदी जी की इस यात्रा से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मिल सकता है, क्योंकि एससीओ में ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइन कनेक्टिविटी पर चर्चा होती है। भारत लंबे समय से मध्य एशिया में से प्राकृतिक गैस और तेल लाने के लिए मार्ग तलाश रहा है। इस मंच पर यह मुद्दा आगे बढ़ सकता है। साथ ही जापान में भारत को ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर और हाइड्रोजन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश मिलेगा, जिससे भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगा।
भारत की युवा आबादी और जापान की तकनीक का मेल दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। भारत को रोजगार और उद्योग मिलेंगे और जापान को सस्ता श्रम और बड़ा बाजार मिलेगा। अब दोस्तों, इसको अगर हम भू राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मोदी जी की यह यात्रा एशिया में शक्ति संतुलन की नई तस्वीर पेश कर सकती है। एक और अमेरिका और पश्चिम देशों के साथ भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन जैसे देशों के साथ भी भारत संवाद बनाए रखा है। यह संतुलन भारत को एक ब्रिजिंग पावर यानी जोड़ने वाली शक्ति बनाता है। भारत अगर जापान और चीन दोनों से अच्छे संबंध रख पाता है तो यह एशिया में स्थिरता और शांति के लिए फायदेमंद जरूर होगा। कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों, तो मोदी जी का यह 4 दिवसीय दौरा भारत के लिए आर्थिक विकास, तकनीकी सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा साझेदारी और कूटनीतिक ताकत के नए दरवाजे खोल सकता है। यह यात्रा भारत की उस नई छवि को मजबूत करेगी जिसमें भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर संतुलन बनाने वाली महाशक्ति के रूप में सामने आ रहा है। यही कारण है कि इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं और उम्मीद है इसके नतीजे भारत के आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत का यह कदम किस प्रकार से और भी किस प्रकार से भारत को फायदा पहुंचा सकता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए यही था। मिलता हूं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।